और इसको आपके माध्यम से चाहते हैं कि जनमानस में भी ये बातें जाए। और जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें बहुत सारी बातें हैं, वो लोग पढ़ करके देखेंगे, लेकिन मुख्य बिंदु जो है हमारे पास जो हमने फोकस किया है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। और हम फख्र के साथ कहते हैं कि जिन बातों की चर्चा हम अपने घोषणा पत्र में किया है वो गरीबों से संबंधित है, शेड्यूल कास्ट से संबंधित है और उससे व्यापक व्यवस्था में बदलाव लाने की बात हो सकती है, जिसको बदकिस्मतीवश चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपने एजेंडा में, अपना घोषणा में नहीं शामिल किया है। इसीलिए हम आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो हम समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विशेष उसके उत्थान के लिए जो हमने लिखा है और घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे। उसी में पहला बिंदु जो हमारे सामने है कि समान शिक्षा प्रणाली की बात हम कर रहे हैं। और लोहिया जी ने भी कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी का संतान सबको शिक्षा एक समान। हमारे अंबेडकर साहब ने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम सबको शिक्षा एक समान किए बगैर आज जो समाज में असमानता है, ऊंच नीच का भाव है, रिजर्वेशन का झगड़ा है, ये नहीं मिट पाएगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी उन लोगों के द्वारा जिसका अनुपालन नहीं हो सकता है। दूसरे देशों में, संसार के कई एक देशों में समान शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। आज इससे हम चार्ज करते हैं, जो भी आज तक सत्ता में रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चलाने वालों के पक्ष में उन लोग ने अपना विचार रखा है। और यही कारण है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं चालू करते हैं, कारण कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख सालाना लेते हैं, और वो कौन दे सकता है? समाज का वैसे ही वर्ग दे सकता है जिसको कहा जाए कि आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है। तो अगर आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न को ही संपन्न और शिक्षित कीजिएगा तो फिर जो हाशिए पर गरीब में है, गरीबी रेखा से नीचे है, उसका क्या होगा? और जानबूझ करके सरकारी विद्यालयों की स्थिति को लोग खस्ता हाल बना के रखा है। ये एक साजिश है शेड्यूल कास्ट और गरीबों के लिए। ये साजिश है कि इनके बच्चे अच्छी शिक्षा न प्राप्त कर सकें, इसलिए अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं, और हमारे बच्चे मेंटली भी उतना डेवलप नहीं हो पाते, कुछ अपवाद छोड़ करके। तो ऐसी स्थिति में अगर सबको हमको आगे बढ़ाना है तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लाना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग अपना घोषणा पत्र का प्रथम बिंदु में दिया है। उसके बाद आरक्षण की जब बात हम लोग कहते हैं तो आज तक आरक्षण जो है क्वांटम उसका वो दिनों दिन घटता जा रहा है। यानी पहले सरकारी सेवाएं 80% थी, आज सरकारी सेवाएं मात्र 30-35 तक सिमट के रह गई, बाकी सेवाएं सब निजी क्षेत्रों में जा रही है। तो हम लोगों का इसमें दो फोकस है। एक फोकस तो है कि उच्चतम न्यायालयों में, उच्च न्यायालय में जजों की जो नियुक्तियां होती है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाया है। इसके लिए हमारी पार्टी सरकार में आएगी, अगर हमारी गठबंधन सरकार में आएगी तो हम लोग उच्च न्यायालयों में आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आरक्षण के संबंध में जो दायरा हम लोग बढ़ाना चाहते हैं उसमें वही है कि निजी क्षेत्र में भी देंगे और जो जुडिशियरी है उसमें भी देंगे, तब आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। और आरक्षण का दायरा बढ़ेगा तो जो भी हमको आरक्षण अभी प्राप्त हो रहा है उससे हमको लाभ मिलेगा। और फिर आरक्षण में ही एक हम लोगों की धारणा है, आप जानते होंगे कि सबसे पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 2017 में ताल कटोरा स्टेडियम में एक वकालत किया था कि हम गैर आरक्षित वर्गों को भी चाहते हैं कि आरक्षण मिले, और आरक्षण का जो कोटा है, सीलिंग है, उसको बढ़ाया जाए। ये सरकार, भारत की सरकार वर्तमान में किया है, कोटा बढ़ाया, मात्र 10% बढ़ाया, 49 पॉइंट से 69 पॉइंट किया। हम लोगों की मानना इसमें है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी। ये हम लोगों की बात नहीं है,
पुराना हमारे लोहिया जी वगैरह का विचार है। उस हिसाब से जो जातीय जनगणना 2011 में संपन्न हुई है, सामाजिक आर्थिक जनगणना, उसके साथ साथ जातीय भी हुई है, वो जातीय जनगणना को प्रकाशित किया जाए और प्रकाशित कर के जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर आरक्षण दीजिए। मसलन कम से कम 95% पद आरक्षित करना चाहिए, ताकि चाहे गैर आरक्षित वर्ग लोग हों या फिर आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिले। ये हमने वकालत किया है अपना घोषणा पत्र में। और उसके बाद भूमि सुधार की कोई बात अभी सरकार नहीं कर रही है। और आप जानते हैं भूमि सुधार न होने से कहीं कहीं उग्रवादी व्यवस्था पनपती है, लोगों में असंतोष होता है। और ये जो भूमि सुधार का मामला है 2 प्रकार का है। एक मामला है कि हम साहब यहाँ के वैसे लोगों को, इन लोगों को जो जोत यानी खेती के लायक जमीन उनको नहीं है, उनको हम 2 एकड़ जमीन खरीद के देंगे, हमने घोषणा पत्र में किया है। और वास के लिए, रहने के लिए जो 3 डिसमिल जमीन की चर्चा इन लोग किया था और कहा था कि 20,000 रुपया देंगे, खरीद करके देंगे, हम लोग घोषणा पत्र में समाहित किया है कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे देहातों में और 3 डिसमिल देंगे शहरों में, और नहीं सरकारी जमीन रहेगी तो उसको हम खरीद के देंगे, और खरीद के देंगे तो मार्केट रेट से देंगे। ये नहीं कि हम फिक्स कर देंगे। कड़ी है, इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग थे यहाँ, तो सबसे पहले किसानों को राहत पहुँचाने के लिए हमने घोषणा किया था कि किसान को हम मुफ्त बिजली देंगे, जिससे कि उनका जो लागत खर्च होता है किसानी में वो कम होगा और फायदा होगा। इसलिए उस समय तो हमने कहा था कि 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को हम बिजली माफ़ करेंगे। लेकिन अब इस घोषणा में हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं कि अगर हम लोगों की सरकार आवेगी तो 10 एकड़ जमीन रखने वालों किसानों को हम बिजली माफ़ कर देंगे और किसानों का अलग फीडर बनाने का कार्रवाई करेंगे, और उससे जो भी रेवेन्यू आती है वो रेवेन्यू हम किसी दूसरे मद से मीट करेंगे, किसानों को हम फ्री बिजली देंगे, ये हम लोग घोषणा किया है। और जहाँ तक किसान का जो त्रासदी है, कर्ज के साथ भी है, क्योंकि उन पर अनेक प्रकार के कर्ज होते हैं। तो समस्त हिंदुस्तान में ये बातें आती है कि जो कर्ज लेकर के किसान कभी काल मर जाते हैं। बिहार में भी आप देखा होगा, आरा में एक आम देखने वाला, आम की खेती करने वाला किसान जब काफ़ी ले लिया कर्जा और उसके बाद आम की फसल डैमेज हुई तो आत्महत्या कर लिया था। इसीलिए हम लोग का एकदम फर्वेंट एक आइडिया है कि किसान को किसी भी प्रकार की हम कर्ज से माफ़ी देंगे, उनको मुक्ति देंगे, ये हम अपने घोषणा पत्र में किया है। और पत्रकारों के लिए भी आप जानते हैं कि जब हम थे मुख्यमंत्री तो पेंशन योजना लागू करने का काम हमने किया था। हमारे दिमाग में बात थी कि देहात में रहने वाले छोटे छोटे जो पत्रकार होते हैं, 10 रुपया 20 रुपया प्रति समाचार के लिए शायद उनको पैसा मिलता है, और महीना में 2 4 10 15 समाचार से ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। अब यही कारण है कि हमारे पत्रकार मित्रों पर कहीं कहीं लोग उंगलियां उठाते हैं कि पैसा ले करके, चाहे प्रभावित हो करके ये समाचार देते हैं। मैं इसको गलत मानता हूँ। उनको इज्जत के लिए, उनको एक जीवन निर्वहन के लिए हमने उस समय कहा था कि हर हालत में जो देहात के पत्रकार हैं उनका निबंधन करेंगे, शहर में जो निबंधित पत्रकार हैं उनको हम पेंशन देंगे। उस समय 1000 हमारे दिमाग में पेंशन की बात आई थी, क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा था। लेकिन हम कहना चाहते हैं, अगर हम लोगों की सरकार आवेगी तो हम उनको 1000 नहीं, हम 5000 रुपया पेंशन पत्रकारों को देने का हम घोषणा करते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम लोग जीत के आए तो हम पत्रकारों को, चाहे ग्रामीण का हो या शहर का हो, 5000 रुपया उनको हम पेंशन देंगे। और हमने उसमें निर्णय लिया था कि हर जिला में, हर जगह पत्रकारों के लिए एक प्रेस क्लब बनाएंगे। हम समझते हैं कि वो इम्प्लीमेंट शायद हो रहा है बहुत धीमी गति से, और हम उसको, अगर हम लोग आएंगे तो एक आइडेंटिफाई कर करके, क्योंकि वहाँ देखते हैं कि पत्रकार मित्र इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको एक जगह बैठने का कहीं कोई जगह नहीं है। तो इसलिए पत्रकार मित्रों के लिए भी हमने कहा है कि प्रेस क्लब जो बनाने का
हम घोषणा किया है। अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको ठीक करके हम उनको प्रेस क्लब की सुविधा उनको देंगे। कोई पार्टी इसको नहीं अपनाया है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा जो शेड्यूल कास्ट और गरीबों का जो मतदाता सूची बनती है वहाँ बेईमानी हो रही है। हमको कहने में कोई ये नहीं है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनका टोला का टोला छूटा हुआ है और वो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अभियान इलेक्शन कमीशन चला रही है, लेकिन उसके बाद भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। और दूसरे ओर चालाक हैं हमारे ऐसा, हम 4 जगह अगर हमारा ठिकाना है तो चारों जगह हम लोग अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ देते हैं। तो अगर हम एक जगह 10 हैं तो 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे। और वही बल पर हम कहते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं कि हमारा वोट पर कंट्रोल है। इस बात और इसके चलते जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, मोमिन, गरीब तबके के लोग हैं वो महरूम हो जाते हैं अपने मतदाता और मतदान के अधिकार से। इसीलिए हमारा मांग है, हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई या महागठबंधन की सरकार आई तो हम मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़वाने का काम करेंगे। आधार कार्ड से जोड़ने से न तो डुप्लीकेशन हो सकता है और न ही लेफ्ट आउट हो सकता है। यही धारणा हमारी है और ये आज हिंदुस्तान का कोई पार्टी इसको नहीं कर रही है, सिर्फ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के जहन में है। क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है, गरीब के लिए जीना और मरना है और जो व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई 70-71 वर्ष में, वो व्यवस्था लागू करके हम आप लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए अपने मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का एक नया हम आंदोलन के रूप में इसको लाने का प्रयास करेंगे। जब चुनाव जीत जाएंगे तो अब कोई भी सुनेगा तो कहेगा जीतन मांझी पगला गया है, गलत बात बोलता है। इसलिए इसलिए नहीं यही कहेगा क्योंकि चाहता है ना कि गरीब का उत्थान नहीं हो, गरीब आगे नहीं बढ़े। आज हम शेड्यूल कास्ट के या जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उसका जो प्रतिनिधि है उसकी हालत आज हम 40 वर्ष में देख रहे हैं। 40 वर्ष में ये होता है कि मास जो गरीब तबका का वोटर है वो वोट हमको देता है और उसके वोट से हम जीतते हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपना जो वोट है मतदाता है वो उसको बढ़ा करके और समाज में प्रभावित करते हैं। वो अगर 10% वोट देते हैं तो वो सभी रिप्रेजेंटेटिव को कब्जा में कर लेते हैं, चाहे टिकट देने लेने की बात हो या फिर उनको किसी प्रकार का लोभ देने की बात, लाभ देने की बात हो। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि लोग एकदम शिथिल हो जाते हैं। वो इधर उधर ताकते हैं कि अगला चुनाव अगर हमको जीतना है तो शेड्यूल कास्ट गरीब की बात नहीं करना है, उनके लिए कुछ नहीं करना, बल्कि उस पर कितना अन्याय क्यों न होते रहे। और जिस सबल वर्ग के लोग साथ हमको दिया है हम उसके वोट देखते हैं। और उसका एक नतीजा ये भी होता है कि अगर कहीं कहीं हम लोग नज़रअंदाज करके जो सबल लोग हैं अगर गलत करता है और उसके वो उंगली उठाते हैं तो न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी में बल्कि जिला में नहीं राज्य भर से बातें हैं, भाई फलना तबका ने आपको वोट दिया है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि 71 वर्षों में हमारे शेड्यूल कास्ट के जो प्रतिनिधि हैं उनका व्यक्तित्व आगे नहीं बढ़ पाया है और वो सकम्ड रहते हैं और अपना समाज के काम को भी हीनियस क्राइम वहाँ पर होती है, उसके बावजूद भी बेचारा मुंह बंद रखता है। इसी के लिए अंबेडकर साहब ने एक हम लोगों को मंत्र दिया था और वो मंत्र ऐसा है कि उस मंत्र का प्रयोग अगर हम लोग कर देंगे तो शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनका व्यक्तित्व बढ़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने कहा है सेपरेट मतदाता सूची बननी चाहिए, डबल मतदाता सूची बननी चाहिए। इसकी अवधारणा हमारे अंबेडकर साहब ने भी किया था और उसका तत्क्षण लाभ उनको मिला था कि जब जनरल शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है और जिसमें सबको वोट देने का अधिकार है, उससे बाबा साहब महाराष्ट्र में लड़ने का काम किया था लोकसभा के लिए, वो हार गए। लेकिन ये जो सुविधा डबल मतदाता सूची की है वो मुस्लिम लीग को सुविधा मिली हुई थी बंगाल में या केरल में। बंगाल के मुस्लिम लीग